Okay, so today we will start with the new topic that is chromosomal theory of inheritance. तो ये कहानी वहां से चलती हुई आ रही है जब हमने बोला कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड 3 लॉज वर गिवन। उसके बाद हमने देखा जो 3 लॉज हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जिसमें से एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने बात करी थी बेटे स्नैपड्रैगन प्लांट की एंड 4 o'clock और वी कैन से एंटीराइनम स्पीशीज। आफ्टर दैट हमने बात करी कोडोमिनेंस की, जिसमें हमने बात करी थी मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस, जिसमें हमने कहा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कि ए और बी अगर स्मॉल आई एलील के साथ एग्जिस्ट करेगा तो डोमिनेंस ही शो करेगा, लेकिन अगर ए और बी साथ में एग्जिस्ट करेगा तो इफ बोथ अलील्स आर प्रेजेंट तो वो बोथ ऑफ देम विल शो देयर फिनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। सो दैट इज कि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इट इज कोडोमिनेंस, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। एंड नाउ वी विल स्टडी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है? इस थ्योरी में हम करने क्या वाले हैं कि देखो बेटे, जब हम बात कर रहे थे कि मेंडल सेड कि समथिंग इज देयर, और वो समथिंग का नाम उन्होंने दिया था फैक्टर्स, बिकॉज वी सेड कि उस टाइम पे जब इन्होंने अपने रिसर्चेस करे थे उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं थी, एंड मेनी साइंटिस्ट और द कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट they were not ready to accept the idea that मेंडल गेव। ठीक है, सो ये जो फैक्टर्स वाली बात उन्होंने करी थी, जो जिसको हम आज के टाइम में जीन्स के नाम से जानते हैं, यही सेम चीज जो है इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, इट इज थ्रू द क्रोमोसोम। कि जब हम बात करें बेटे कि सपोज दिस इज अ सेल, inside the cell we know there is a nucleus, inside the nucleus we also know that there are chromosomes। तो जब इन क्रोमोसोम्स को हम बाहर निकालेंगे एंड स्टडी करेंगे, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। तो ये जो 23 पेयर्स हम बात कर रहे हैं बेटे, इसमें one whole complete cell is one complete set is coming from mother, another complete set is coming from father in any individual। और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये दिस इज अ पेयर, ये अभी फर्स्ट पेयर है, दिस इज द फर्स्ट पेयर। इस पेयर को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज वी कॉल इट एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने तब भी आपको इन द डेफिनेशन पार्ट आपको बताया था, जब हमने सिर्फ टर्म्स हमने डिस्कस करे थे कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, दैट मींस वी हैव 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में ही एक पूरा सेट मदर से आया और उसी सेम क्रोमोसोम नंबर का एक पूरा सेट फादर से आया। सो दिस मेक्स अ पेयर, और इसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1। सिमिलरली ऐसा हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम भी होगा। सपोज ये रहा अगेन अनदर क्रोमोसोम दैट इज कमिंग फ्रॉम मदर, एंड अनदर क्रोमोसोम दिस वन, अ पेयर, इट्स पेयर कमिंग फ्रॉम फादर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफ दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 तो हम इसको बोल देंगे HC, होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2। तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जब हमें होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गए, अब हम ये सोच सकते हैं कि इनहेरिट कौन सी चीज होती है। तो एज अ रिजल्ट अभी आज के टाइम हमें पता है बेटे कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर देयर आर पेयर ऑफ अलील्स दैट इज नोन एज जीन। तो ये जो जीन है, सपोज ये जीन इज कोडिंग फॉर आई कलर, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे ही आई कलर का जीन है, आई सेड सपोज। तो मैंने लेट कर लिया कि आई कलर जो एक कैरेक्टर है उसका जीन क्रोमोसोम नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2 पे इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो आज हमें पता है कि जब ये सेल डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, तो ये सेपरेट भी होंगे, और सेपरेशन के बाद फिर ये दोबारा से जो न्यू जो जर्म सेल्स बनेंगे उसके अंदर एक न्यू कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे और फिर वो जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो नाउ टुडे
in today's time we know this, but उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे इन 1800s और इन 1900s, तब ये बातें नहीं पता थी। तो उसी को हमने डेराइव करना है कि ये हमें पता कब चला। तो अंडर द हेडिंग ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम क्या सीखेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं बेटे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पेयर ऑफ अलील्स होते हैं, जिनको कि मेंडल ने फैक्टर बोला था, जो उस टाइम पे क्योंकि जीन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो वो जो अलील्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, और उसके बाद जब न्यू जनरेशन आनी होती है, F1 जनरेशन और दी F2 जनरेशन, जब भी जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो न्यू कॉम्बिनेशंस में दे फॉर्म्ड सम न्यू वेरिएशंस आल्सो। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब स्टार्टिंग कैसे हुई उसकी, नाउ लेट अस स्टडी कहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। सो इसकी शुरुआत करी बेटे 1865 में। सबसे पहले मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया। सो इन 1865 मेंडेलियन वर्क वाज पब्लिश्ड। इससे पहले आई टोल्ड यू कि इनका काम पब्लिश नहीं हो पा रहा था, तो इनका काम पब्लिशिंग में नहीं गया। एंड देन 1900s में व्हाट हैपेंड वाज, थ्री साइंटिस्ट, we should remember the names of these scientists. Three scientists independently, जो काम अकेले मेंडल ने किया था, बाद में 1900s में वही काम इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया गया। द वर्ड इज रीडिस्कवर, क्योंकि पहले एक बार डिस्कवरी हो चुकी थी, मानी किसी ने नहीं थी, वो बात अलग है। तो द वर्ड इज रीडिस्कवर्ड। थ्री साइंटिस्ट्स रीडिस्कवर्ड independently Mendel's work. Mendel's work. So, what were the name of the scientist? So, number one was D. Rice. V is silent. We call it as D. Rice. Number two, Correns. And number three, Von Schermach. Von Schermach again, T is silent. Scher. Schermach. इन्होंने इंडिपेंडेंटली वही काम किया, शो किया, जो मेंडल ने 1865 में बताया था। आफ्टर दैट in 1902, what happened was Walter Satin, again two scientists were there, Walter Satin and Theodore Boveri. इसको हम Satin and Boveri भी बोल सकते हैं, like mentioning the titles. Walter Satin and Theodore Boveri gave chromosomal theory. Gave chromosomal theory. तो जो मेंडल ने अभी तक 3 लॉज दिए थे, वो अगर हमें समझ आ गए तो क्रोमोसोमल थ्योरी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो मेंडल ने जो जो चीजें बेटे फैक्टर्स के लिए बोली थी, वही सारी चीजें इन्होंने क्रोमोसोम के लिए बोली हैं, कि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स होते हैं। तो अगर वो सेग्रीगेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे, और जब क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे तो जीन्स अपने आप सेपरेट कर जाएंगे, बिकॉज genes are located on the chromosomes only, and gave new perspective, showed new perspective. So in a tabular form I'll tell you कि मेंडल ने क्या क्या चीजें बोली, एंड देन सटन एंड बवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या क्या चीजें बोली, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाउ इज इट सिमिलर टू मेंडल्स वर्क। नाउ वी शैल स्टार्ट। So in a tabular form we always do it like this, Mendel's work, so that we can compare Mendel's work. Another, here we will say it is Sutton and Boveri. What they said, Sutton and Boveri.
सो नंबर 1 पॉइंट मेंडल ने बोला था कि देयर आर फैक्टर्स और वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो अलील नाम नहीं दिया था, जीन नाम नहीं दिया था, लेकिन वर्ड बोला था फैक्टर। सो इसको हम ऑलवेज वी विल राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमास, फैक्टर्स, ठीक है, आर इन पेयर्स, दिस इज राइट। यहाँ पर सटन एंड बवेरी ने क्या बोला कि द क्रोमोसोम्स, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है, द क्रोमोसोम्स विच हैव दीज जीन्स या फिर फैक्टर्स दे आर इन पेयर। तो हमें पता है कि हाँ जी पेयर में ही होते हैं, बिकॉज एक सेट पूरा मदर से आया, एक सेट पूरा फादर से आया, तो इनकी बात भी ठीक है। तो उन्होंने बोला क्रोमोसोम्स विच हैव जीन्स और द फैक्टर्स आर इन पेयर्स। और कौन से क्रोमोसोम की बात करी, इसका मतलब उन्होंने बात करी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, homologous chromosomes. After that, number 2, what Mendel said was कि ये जो अलील्स या फैक्टर्स जिनकी उन्होंने बात करी थी, वो सेपरेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, है ना। सेकंड लॉ जो मेंडल ने दिया था ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें क्या बोला था, जब हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेड कि द फैक्टर्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सो फैक्टर्स यानी अलील्स आज के टाइम पे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो ये बात तो ठीक है, मेंडल ने बोली थी ये बात और इसको प्रूव भी किया था यूजिंग द मोनोहाइब्रिड एंड द डाइहाइब्रिड प्रोसेस। अब इन्होंने वही सेम बात किसके लिए बोल दी, फॉर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कि भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन होमोलोगस पेयर, वो भी सेपरेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो सही बात है, क्रोमोसोम्स ये, क्योंकि सेल डिवीजन भी नो मियोसिस के टाइम पे जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना, पहले मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, फिर जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है तो मेटाफेज के बाद अपना फेज आता है कौन सा, एनाफेज। एनाफेज पे वो दोनों सेपरेट होते हैं और फिर टीलोफेज में दो अलग अलग सेट ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। सो क्रोमोसोम्स ऑफ homologous pair separate during gamete formation। तो सिंपल है, देखो जो जो चीजें मेंडल ने फैक्टर्स के लिए बोली, वही वही सारी चीजें सटन एंड बवेरी ने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए बोली। तो इट इज वेरी लाइक, आप यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो मेंडल ने एक तरह से ठीक बात बोली थी, बट वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। एंड द थर्ड लॉ सेड दैट द alleles, या फिर he said regarding the factors assort independently। So we know this law also, the law of independent assortment। So assort independently, जिसमें हमने कहा था कि अगर सीड राउंड येलो है इन अ पेरेंट और दूसरा पेरेंट जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है, तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो हमें मिल ही रहा है इन दी F2 जनरेशन, लेकिन हमें साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले थे। दैट वाज राउंड के साथ ग्रीन मिला था और रिंकल्ड के साथ येलो मिला था। एंड हियर क्या बोल देंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे असॉर्ट देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। सेम बात, क्रोमोसोम्स assort themselves
independently. For example, now we can write this with the help of the example कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर या अलील है, सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए इस टाइम पे है, इधर है हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब जो न्यू जनरेशन आएगी, न्यू जनरेशन्स में हमें कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी मिल सकता है, या हमें कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी मिल सकता है। सो दीज आर पॉसिबल। कैपिटल ए के साथ ये वाला चला जाएगा, या फिर कैपिटल ए के साथ दिस कैन ऑल्सो मूव। तो न्यू कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर मेंडल ने जो जो चीजें बटे फैक्टर्स के लिए बोली, इन्होंने वही सेम चीजें क्रोमोसोम्स के लिए बोली। और क्रोमोसोम के लिए इसलिए बोल पाए थे क्योंकि दे कुड सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम की मूवमेंट वो देख पा रहे थे आफ्टर स्टेनिंग। तो जब हम स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं, लाइक यू वुड ऑल नो कि आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, अनियन रूट टिप जब हम देखते हैं, माइटोसिस देखते हैं उसमें, तो हम एक स्टेन यूज करते हैं नोन एज सैफ्रनिन, है ना। अनियन में अनियन टिप जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में, अनियन पील वी कैन से, अनियन पील में हम स्टेन यूज करते हैं सैफ्रनिन। सिमिलरली अगर मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया रिगार्डिंग चीक सेल्स, जब चीक सेल्स हम देखते हैं एपिथेलियल सेल्स, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टेन मिथाइलिन ब्लू, है ना। दिस इज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल्स। तो ये स्टेन्स, इस तरह के जो अलग अलग स्टेन्स होते हैं, जब वो हम सेल्स के लिए यूज करते हैं और उसमें माइटोसिस या मियोसिस जब हम देख रहे हैं, तो हम क्रोमोसोम्स इजीली स्टेन करके देख सकते हैं। तो सटन एंड बवेरी का यहाँ पे यही फायदा हो गया था कि माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट्स हो चुकी थी एंड दे कुड सी द क्रोमोसोमल मूवमेंट इजीली। बट बेचारे मेंडल जी वो उसको नहीं देख पाए थे बिकॉज उस टाइम पे माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट्स नहीं थे। So I would write Mendel took everything in terms of factors। और यहाँ पे I would say कि ये सारी बातें इन्होंने बोली for the chromosomes। Here I would say they talked about chromosomes as these could be seen under microscope easily after the staining। I hope this is clear to everyone। So what happened was Sutton and Baveri, they united the knowledge of chromosomal segregation। तो जो जो उन्होंने क्रोमोसोम में देखा कि क्रोमोसोम की मूवमेंट किस तरह से हो रही है, उस नॉलेज को उन्होंने यूनाइट मतलब मिक्स कर दिया और समझा कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स क्या थे। और फिर जब दोनों को स्टडी किया गया, जब क्रोमोसोम की मूवमेंट भी देखी गई और मेंडल जी का वर्क भी पब्लिश हो गया था, उसको भी समझा और देखा, तो उन्होंने दोनों की नॉलेज को यूनाइट करके एक थ्योरी दे दी जिसका नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल सेड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड सटन एंड बवेरी saw the movement of the homologous chromosomes। तो जब दोनों को यूनाइट किया, it came out to be a very beautiful theory and it is acceptable everywhere that it is the chromosomal theory of inheritance। So Sutton,
united knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles. With Mendelian principles and called it as, Swam Siri, called it as chromosomal theory of inheritance. Now, अब क्या था कि इन्होंने एक थ्योरी दे तो दी, जब क्रोमोसोमल मूवमेंट्स देखी और मेंडल के वर्क को भी देखा, अब इसको वेरीफाई करना था कि लेट्स वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ फ्यू दिस थिंग, हमारे जो क्या होते हैं लैब ग्रोन, लैब में हमने ग्रो करे ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाइज। तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर यही सेम चीज को प्रूव किसने किया? दैट वाज प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। तो दैट इज द अनदर कॉन्सेप्ट नाउ कि इसी सेम थ्योरी का प्रूफ क्या है। जैसे मेंडल ने जो भी अपने लॉज दिए, तो वो पी प्लांट के ऊपर काम हुआ, है ना, पायसम सटाइवम के ऊपर, और उन्होंने फिर सारी जनरेशंस दिखाई कि अच्छा सॉरी, कि अच्छा अगर हम पेरेंटल जनरेशन ऐसी रख रहे हैं तो गैमीट्स ऐसे बनेंगे और F1 में ये आएगा। फिर जब हम सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग करने के बाद F2 में क्या चीज हमें दिख रही है और किस रेशियो में दिख रही है। तो दैट वाज द प्रूफ कि जो भी उन्होंने बातें बोली हैं वो उन्होंने करके दिखाई हैं जी, इस प्लांट पे ऐसे ऐसे हमने काम किया तो ये रे द रिजल्ट्स आर हियर। सिमिलरली सचिन एंड बवेरी की जो थ्योरी थी वो समझ तो आ गई, अब इसका प्रूफ क्या है? सो द प्रूफ फॉर दिस इज टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स, and we will now start with the experiments done by T.H. Morgan, Thomas Hunt. The full name is Thomas Hunt Morgan, and he experimentally verified the chromosomal theory of inheritance. किस पे काम किया? On the tiny fruit flies. आप देखते होंगे जो हमारे घर में अगर बनानास पड़े रहते हैं, तो केले के ऊपर छोटे छोटे से मच्छर जैसे आ जाते हैं, छोटी मक्खी कह दो, मच्छर कह दो, उसको हम बोलते हैं दे आर द फ्रूट फ्लाइज, और साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला melanogaster. So I'm writing the notes here that T.H. Morgan or Thomas Hunt Thomas Hunt Morgan experimentally verified the chromosomal theory of inheritance. ठीक है, अब जैसे हमने पी प्लांट जब स्टार्ट किया था, मेंडल जिस पे मेंडल ने काम किया था, तो हमने कहा था वाई, कि वाई ही चोज पी प्लांट ओनली, ऐसी ऐसी क्या खासियत थी पी प्लांट में। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि जो टीएच मॉर्गन जी थे, इन्होंने वर्क किया था ऑन ड्रोसोफिला। सो व्हाई ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, क्या रीजंस रहे होंगे, दैट वी विल स्टडी नाउ। सो नंबर वन, फर्स्ट वी विल से ही वर्कड ऑन टाइनी, बहुत छोटी सी होती हैं, टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिनका नाम होता है ड्रोसोफिला। ओके, सो व्हाइल राइटिंग द नॉमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर जब हम फॉलो करते हैं, तो जब हम लिखते हैं इसमें साइंटिफिक नेम, तो कैसे लिखना है? ड्रोसोफिला, अगेन डी इज कैपिटल, इट इज जीनस, अंडरलाइन सेपरेटली, और मिलानोगेस्टर, एम वुड बी स्मॉल, melanogaster, and underlined separately. This is the name of the fruit fly. वही जो केले के ऊपर मैं बता रही हूँ, मच्छर जो आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला melanogaster। देखो जितने छोटे होते हैं उतने लंबा नाम है इसका। एंड देन व्हाट वर द रीजंस कि इसी के ऊपर काम क्यों किया टीएच मॉर्गन ने?
So the reasons for selecting, वो थे reasons for selecting pea plant, यहाँ है reasons for selecting Drosophila melanogastrum. So the first reason is, देखो वहां पर हमने कहा था पी प्लांट में कि ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जल्दी से ग्रो कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है ना कि इसको हम लैब में इजीली एक मीडियम प्रोवाइड करके हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सो दीज कुड बी ग्रोन, these reasons are important बेटे। these could be grown, कोई भी मॉडल ऑर्गेनिज्म जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन आप सबको पता होना चाहिए। So these could be grown on simple synthetic medium in laboratory. Another one, अगेन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी इन ऑलमोस्ट अबाउट 2 वीक्स में, सो फायदा क्या होगा इससे कि जो अगली जनरेशन्स हैं वो जल्दी आएंगी। और अगर अगली जनरेशन्स जल्दी आएंगी बच्चे, तो व्हाट विल हैपन इज हमारे पास सैंपल साइज बढ़ जाएगा, रिजल्ट्स हमें एक्यूरेट और जल्दी नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमें F1 F2 F3 सो ऑन जनरेशन्स देखनी होती हैं, तो वो हमें जल्दी जल्दी दिख जाएंगी। complete their life cycle in about 2 weeks, बस 2 हफ्ते के अंदर इनकी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट हो जाती है। देन एक मीटिंग में जब मेल और फीमेल को जब हमें सिंथेटिक मीडियम में रख देते हैं फॉर द मीटिंग, तो उसमें होता क्या है कि दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, बहुत सारे उनके बच्चे आ जाते हैं। अब सिंगल मीटिंग में बहुत सारे बच्चे आने का हमारे को क्या फायदा है कि अगेन सैंपल साइज बढ़ गया, तो रिजल्ट्स हमें मोर एक्यूरेट मिल जाएंगे। तो सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल मीटिंग में ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस a one child or two like twins, or we can say three, है ना। अब इतने ज्यादा तो नहीं होते हैं ना कि हाँ भाई 15-20 एक साथ बच्चे हो रहे हैं, वो चीज नहीं है। सिंगल मीटिंग में स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर फाउंड, लेकिन ड्रोसोफिला में क्या हो रहा है, सिंगल मीटिंग में वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। नाउ द फोर्थ वन, कि जैसे हमने कहा था अगर हमें मेल, क्योंकि हमें मीटिंग करानी है तो हमें मेल को पहचानना आना चाहिए कि ओके दिस इज द मेल फ्लाई एंड दिस इज द फीमेल फ्लाई। तो जैसे प्लांट के अंदर तो क्या था कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि अच्छा हाइट है तो टॉल है, ड्वार्फ है, सीड्स हैं ओके, राउंड है कि रिंकल्ड है, या येलो है कि ग्रीन है, तो क्लियर कट बिल्कुल डिफरेंसेस हमें दिख रहे थे। सिमिलरली इसमें क्या होता है ड्रोसोफिला में कि देयर इज क्लियर कट डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, कि एक ड्रोसोफिला को देख के हम समझ सकते हैं कि वो मेल ड्रोसोफिला है या वो फीमेल ड्रोसोफिला है। सो देयर इज, आई टेल यू कैसे हम उसको देख सकते हैं। देयर इज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ sexes in fruit flies। कैसे देख सकते हैं उसमें कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी पहचान क्या होती है कि उनका साइज बड़ा होता है, दे आर लार्ज इन साइज। जो बड़े साइज की फ्लाइज होंगी तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर फीमेल्स। और जो मेल्स होते हैं अगेन उसको हम बोल देंगे, तो ये वाले अगर लार्ज थे साइज में, सो दीज आर शॉर्ट इन दिस साइज। जो छोटी छोटी सी फ्लाइज होंगी तो दे आर मेल फ्लाइज। एंड द लास्ट रीजन इज अगेन कि क्लियर कट हेरिडिटी वेरिएशंस दिख जाते हैं। जो हमें वेरिएशंस नजर आने चाहिए कि भाई न्यू कॉम्बिनेशंस कौन से बने हैं, एक तो होता है पेरेंटल, एक होता है न्यू कॉम्बिनेशंस कौन से बने हैं, तो वो न्यू कॉम्बिनेशंस भी हमें इसमें इजीली नजर आ जाते हैं। जैसे हमने वहां न्यू कॉम्बिनेशंस देखे थे, राउंड येलो पेरेंट था
और न्यू F2 जनरेशन में हमें देखने को मिला था डाइहाइब्रिड में राउंड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली रिंकल्ड ग्रीन ऑलरेडी था और सो दैट इज पेरेंटल, और न्यू जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला था दैट वाज रिंकल्ड विद येलो। तो जैसे वहां पे क्लियर कट हेरिडिटरी वेरिएशंस दिख रहे थे, यहाँ पर भी क्लियर कट हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी seen. So I think this is clear to everyone. The chromosomal theory of inheritance. मेंडल ने क्या बोला, फिर उसके पैरेलल क्रोमोसोमल थ्योरी जो सटन एंड बवेरी ने दी, उन्होंने क्या बोला, और फिर इसको प्रूव किया है टीएच मॉर्गन ने यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया, द रीजंस आर आल्सो गिवन. नाउ इन योर एनसीईआरटी बुक you can easily see the drawing, the figure given of Drosophila melanogaster, मेल एंड फीमेल. अब आप उसको देखोगे तो आप देखोगे जो ए वाला फिगर है दैट इज अ स्मॉल फ्लाई, दैट मीन्स दैट इज मेल, और जो दूसरी फ्लाई है साथ में बी, दैट इज बिगर इन साइज, सो दैट इज फीमेल. साथ साथ a tabular form is given on in your book. Tabular form में देखो कंपैरिजन हेडिंग होगी, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, बिल्कुल जहां ड्रोसोफिला बनी हुई है उसके लेफ्ट हैंड साइड पेज पे ए एंड बी. तो यू हैव टू रीड बोथ ऑफ दीज टेबल्स, और फिर इसको पढ़ने के बाद देखना जो हमने नोट्स पढ़े हैं, जो हमने ऊपर नोट्स लिखे हैं यहाँ पे कि मेंडल ने क्या बोला और सटन एंड बवेरी ने क्या बोला. सो दे आर सेम. ए वाला जो सेक्शन है वो क्रोमोसोम के बारे में बोला गया है, और जो बी वाला सेक्शन है वो जीन के बारे में बोला गया है. तो इन द टेबल इटसेल्फ आप लिख सकते हो, जहां मेंशन है ना बेटे, यहाँ ए मेंशन है, बी मेंशन है, तो ए के नीचे इन पेंसिल यू कैन राइट क्रोमोसोम्स, कि ये सारी बातें क्रोमोसोम्स के लिए बोली गई हैं, और बी के लिए यू कैन राइट ये सारी बातें जीन के लिए बोली गई हैं. फिर आप देखोगे जब पढ़ोगे कि बोथ ऑफ देम आर इंटरचेंजेबल, वो सेम ही बात है दोनों की, चाहे वो जीन के बारे में जैसे अलील या के बारे में मेंडल ने बोला, या वो क्रोमोसोम के बारे में सटन एंड बवेरी ने बोला. आफ्टर दैट पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी टू, दो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स शो हो रहे हैं इन इन द फिगर बिलो द टेबल. वो एक बार ध्यान से देखोगे, meiosis 1, meiosis 2 and germ cell formation, and then we will continue with linkage and recombination.